Hello everyone. Welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and in this session what we will discuss about? We will discuss about the difference between agreement and contract. देखिए ये तो हमें पता है कि हम आए दिन रोज क्या करते हैं, कभी एग्रीमेंट कर रहे होते हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत लोग तो ऐसे ही हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने में घबराते हैं। अगर उनको बोल दिया जाए कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो तो वो थोड़ी देर सोचने लग जाते हैं कि करें या ना करें, विदाउट इवन क्लॉजेस पढ़े। क्लॉजेस भी नहीं वो पढ़ना चाहते और साइन भी वो नहीं करना चाहते। वाई? बिकॉज पता ही नहीं है, बेसिक नॉलेज ही नहीं है। दिस सेशन इज important for judiciary aspirants also, but this is also important for general public. वाई? बिकॉज रोज हम क्या कर रहे होते हैं, कभी एग्रीमेंट कर रहे होते हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब आप सुबह सुबह जब जाते हो, कल भी मैंने ये एग्जाम्पल दिया था कि जब आपकी मदर आपको भेजती हैं किसके लिए कि जाइए थोड़ा ये सुबह दूध लेकर आइए या फिर दाल लेकर आइए, तो फिर अब आप क्या कर रहे होते हो? आप एग्रीमेंट कर रहे होते हो। क्यों? क्योंकि आप शॉपकीपर को क्या कहते हो कि मुझे ये दूध चाहिए, आप उनको पैसे देते हो, वो आपको दूध देता है, एक प्रॉपर कंसिडरेशन होती है यहाँ पे। तो आप एग्रीमेंट कर रहे होते हो, अनजाने में ही सही, लेकिन कर रहे हो। ठीक है, तो हमें बेसिक कोर पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस थिंग जो एग्रीमेंट है और ये कॉन्ट्रैक्ट से कैसे डिफरेंट है, या फिर ये दोनों बातें सेम है। क्योंकि आज अभी तक जब तक आप ये सेशन नहीं देख रहे होंगे तब तक आपको शायद ये भी लग सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मतलब सेम बात हो गई, बट नहीं, ये दोनों बातें बहुत अलग हैं और आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब एक लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि किस सेक्शन में इनके बारे में बताया गया है, कहाँ पर इनको डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले अगर एग्रीमेंट की बात करें तो सेक्शन 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टॉक्स अबाउट द एग्रीमेंट की एग्रीमेंट होता है। देखिए क्या कहती है डेफिनेशन, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। मतलब कि आपने किसी के साथ प्रॉमिस किया और उसमें एक कंसिडरेशन का एक अमाउंट डाल दिया और उससे क्या होगा, ये एग्रीमेंट बन जाएगा। नहीं समझे? टेक्निकल बात है, कैसे समझोगे? अब देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये रहे हमारे ए पर्सन क्या कह रहे हैं, बी पर्सन को कह रहे हैं कि मुझे आपका घर खरीदना है, आई वॉन्ट टू बाय योर हाउस। राइट, ऐसे घर बना देते हैं, बचपन में हम ऐसे ही बनाते थे, तो यहाँ पर भी ऐसे बना देते हैं। तो मुझे आपका घर खरीदना है, ठीक है। तो हाँ जी, बी पर्सन मान गए कि ठीक है मैं आपको अपना घर बेच देता हूँ, लेकिन आप मुझे पैसा कितना दोगे, कितना पैसा दोगे? तो यहाँ पर ए ने बोला कि मैं आपको 20 लाख रुपीज दे देता हूँ। ठीक है, तो यहां पर जो भी नेगोशिएशन हुई हर चीज करके एंड अमाउंट भी 20 लाख ही हो गया कि ठीक है ए पर्सन अब क्या करेंगे, बी पर्सन का घर खरीदेंगे, अमाउंट क्या होगी, 20 लाख होगी। अब ए पर्सन यहां पर क्या हुए, उन्होंने क्या किया था, ऑफर किया था यहां पर, ठीक है, कि मुझे आपका घर खरीदना है। ठीक है, यहां पर वो प्रॉमिस कर रहे थे। तो यहां पर क्या हुआ, जो पर्सन पहले आया वो आया ऑफरर, ठीक है, और जो पर्सन के पास आप आए लेकर वो चीज को कि हाँ जी आप क्या करिए, मुझे घर अपना बेच दीजिए, अब उसने क्या करना है, उसको पैसे चाहिए, तो ये ऑफर ही आ गए। ये दो पर्सन है और दोनों में यहां पर क्या हुआ, यहां पर इसने प्रपोजल किया, ये प्रपोजल था, ये तो प्रपोजल किया। और जब इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, बी ने जब इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस हो गई। प्रपोज किया, एक्सेप्ट हो गई। प्रपोज यहाँ पे दूसरा प्रपोजल मत समझ लीजिएगा, प्रपोज किया और एक्सेप्टेंस हो गई। ठीक है, तो ये जब कहानी आ गई तो मतलब ये क्या हो गया, एक तरह से प्रॉमिस हो गया। क्या हो गया, प्रॉमिस हो गया। और इस प्रॉमिस में क्या फैक्टर था, मेन फैक्टर क्या था, मनी, दैट इज कंसिडरेशन फैक्टर तो था ना। तो अब यहां पर देखिए, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, बहुत अच्छे से हमारा चीजें क्लियर होती हैं। ठीक है, अब प्रॉमिस प्लस यहां पर जो ये है अमाउंट, ये हमारी कंसिडरेशन है। तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन हमारा क्या बन जाता है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन हमारा बन जाता है एग्रीमेंट। ये हमारा क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया कि दो लोगों ने आपस में प्रॉमिस किया कि हाँ जी, एक पर्सन ने बोला मुझे ये करना है, मुझे आपका घर खरीदना है, उसने बोला हाँ जी ठीक है मैं बेच देता हूँ, पर आपको मुझे कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। ये इन दोनों का आपस में प्रॉमिस हो गया। प्रॉमिस में जो अमाउंट था, जो कंसिडरेशन थी, वो मिलके क्या बन गई हमारी, इसी को हम क्या कह देते हैं, एग्रीमेंट कह देते हैं। कि ऐसे ही एक प्रॉमिस बना या फिर सेट ऑफ प्रोमिस बने, ये तो हम हो गई हमारी एग्रीमेंट की बात। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ भैया, फिर ये कैसे डिफरेंट है? अब देखिए 2H हमारी बात करता है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट।
कि जो भी हमने एग्रीमेंट पढ़ा, यहाँ पर आपने मुझे समझा दिया शिखा मैम कि यहाँ पर एग्रीमेंट हमने देख लिया, अब जो एग्रीमेंट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा जब वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होगा। ठीक है, लॉ ने उसको इन्फोर्स करेगा कि हाँ जी ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। ये हमारा 2H डिफाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट को। ऐसे नहीं समझोगे बंधु, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो इसको कैसे करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा कि ये इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, ये क्या चीज हुई भैया जी, ये क्या चीज हुई, इसको हमको देखना पड़ेगा, राइट। तो अब इसको देखते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई, एक पता चल गया कि किस सेक्शन में क्या बात हो रही है। अब देखो इन्फोर्सिबल बाय लॉ वाला क्या पहलू है। अब आ जाओ सेक्शन 10 पे। मजा ही लॉ का तब है जब इंटर रिलेट करके चीजों को पढ़ोगे। ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन पार्ट में बैठ गए पढ़ने एग्रीमेंट को, उसके बाद का पता ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने बैठ गए उसके बाद का पता ही नहीं, तो नहीं चलेगी बात। इंटर रिलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जब मेंस में क्वेश्चन आएगा तो फिर तो तुमको सब कुछ देख के चलना पड़ेगा उस हिसाब से। तो अब देखिए, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कौन से एग्रीमेंट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यहां पर सीधे सीधे बात की गई है, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। हमने अभी क्या पढ़ा, एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बोले, तो इन्होंने बोला कि देखो ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द, सारे के सारे एग्रीमेंट क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन कब होंगे, जब वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होंगे। और किस कंडीशंस में होंगे, फर्स्ट फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। 10th में बोला है कि पार्टीज का क्या होगा, फ्री कंसेंट होना चाहिए। अब सेक्शन 14 में हमारा फ्री कंसेंट डिफाइन कर दिया गया है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तो ये फैक्टर्स क्या हो जाते हैं कि जब मैं भी ए और बी पर्सन, लेट मी चेंज द पेन, जब ए और बी पर्सन क्या कर रहे हैं, ए और बी पर्सन कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो ए पर्सन को भी वही विलफुल होनी चाहिए कि अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, मैं ए पर्सन और बी पर्सन साथ में बैठ के कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो ए पर्सन का भी उतना ही मन होना चाहिए और बी का भी इतना ही मन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बी ने उसको अपने इंडियो इन्फ्लुएंस में, मतलब ऐसी बी अथॉरिटी रखता हो कि ए को बुलाओ कि आप मेरे साथ, आपको लेनी ही पड़ेगी ये प्रॉपर्टी, ठीक है, और ए ने उसके अंडर इन्फ्लुएंस में आके प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज शुड बी देयर। नेक्स्ट आ जाइए, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जो भी पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की। सेक्शन 11 बात करता है कि ठीक है, आपने बोल तो दिया 10 में कि पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। अब वो पार्टीज है कौन सी, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज की बात करता है सेक्शन 11। तो मतलब देखिए, मेजर होना चाहिए इंसान, क्या होना चाहिए, मेजर, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। ठीक है, अब आप बोलो कि आप 8 साल के बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने चले हुए हो कि आप जो भी उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि चलो हम आपस में बिजनेस डील करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट करने चले गए अब आप 8 साल के बच्चे के पास, तो क्या वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या, नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि 8 साल के बच्चे को वैसे भी क्या पता। ठीक है, तो जब तक मेजर नहीं हो जाता इंसान तब तक वो कॉम्पिटेंट नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट बनने में। नेक्स्ट आ जाइए, फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। कंसिडरेशन भी लॉफुल होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बात करता है कि कौन सी चीज लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन में आती है, कौन सी नहीं आती है। ठीक है, अब आपने किसी के साथ ये एग्रीमेंट किया, ए ने बी के साथ क्या एग्रीमेंट किया कि चलो आप क्या करोगे, सी का कत्ल करके आओगे या फिर सी के घर पे चोरी करके आओ, मैं आपको 20 लाख रुपए देता हूं। अब यहां पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्या है, मारना किसी को, तो ये क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है क्या, नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, अब बात बोलोगे आप एग्रीमेंट तो है, एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबल बाय लॉ वाला फैक्टर नहीं होता। ठीक है, वो भी हम बात करेंगे कि किन सिनेरियोज में होता है, लेकिन ज्यादातर नहीं होता। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में तो लॉ वही कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब इन्फोर्सिबल बाय लॉ का मतलब क्या हुआ। अब आप बोलोगे मैम ये क्या मतलब है, ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि लॉफुल ऑब्जेक्ट हो जाना चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, हाँ, कि जो पार्टीज है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि लॉ में ही कहीं पे डिक्लेयर कर दिया कि ये वॉइड है। ठीक है, कि जो भी एग्रीमेंट वॉइड है वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए लॉ में। लेकिन ये इन्फोर्सिबल बाय लॉ का महत्व क्या है, ठीक है, किस पर्पस के लिए ये बनाया गया है। अब देखिए कि भैया आपकी लड़ाई हो गई, ए और बी पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया बिजनेस का, और इनके आपस में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। अगर ये प्रॉपर रिटन फॉर्म में होगा, प्रॉपर लीगली इन्होंने क्रिएट किया होगा, तब तो ये कोर्ट में चले जाएंगे।
तब तो ये कोर्ट में चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने आपस में ऐसे बोला होगा, ठीक है। अब वही बात देख लीजिए कि अगर मैं और मेरा दोस्त है, ठीक है, मैंने अपने दोस्त से उधार लिए हैं पैसे, अब वो कल को मेरे से उधार मांगने आ जाए वापस, तो अब हमारा सिर्फ नॉर्मल एक एग्रीमेंट हुआ था, कोई हमारा ऐसा नहीं था कि हमको लीगली काम करना था ये, ठीक है। तो कोर्ट में कैसे जाएंगे, क्या प्रूफ करने जाएंगे कोर्ट में? कोर्ट भी बोलेगा कि आपस में समझाइए, ये तो कहाँ से आप आ गए कोर्ट में, ठीक है। तो इन चीजों को देखिए, लीगल इन्फोर्सेबिलिटी हो जाती है जब आप लॉ से काम करते हैं, इन्फोर्सेबल बाय लॉ से काम करेंगे, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तब, ठीक है। तो इस पहलू में मतलब इस चीज से आपको क्या समझ में आया कि ऑल एग्रीमेंट्स, राइट, जो जितने भी ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, लेकिन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एग्रीमेंट ही होते हैं। अब एक चार्ट के थ्रू, अब एक टेबल के थ्रू समझ लेते हैं कि व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो देखिए, बेसिस फॉर कंपैरिजन, मीनिंग अब देखिए, व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड विद रिक्वेस्ट कंसिडरेशन, इट इज एन एग्रीमेंट। एक प्रपोजल किया, उसने एक्सेप्ट किया, ए और बी आपस में मिले, तो ये क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया। व्हेन एन एग्रीमेंट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ इट बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट। ये हमने देख लिया कि जब इसको इन्फोर्सिबिलिटी मिल जाएगी लॉ की, तब ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। नेक्स्ट आ जाइए एलिमेंट्स, यहां पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस चाहिए होता है, ऑफर एक्सेप्टेंस, यहां पर एग्रीमेंट चाहिए और यहां पर इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ चाहिए। यहां पर एक ने ऑफर किया, एक्सेप्टेंस किया, आपस में कंसिडरेशन होगी, ओके। यहां पर एग्रीमेंट तो होगा ही होगा, साथ में लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी भी होगी जब कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला होगा। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 2E में, ये सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है। एग्रीमेंट राइटिंग में क्या होते हैं, नहीं, एग्रीमेंट राइटिंग में जरूरी नहीं है कि आप उसको एग्रीमेंट राइटिंग में बनाइए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स के क्या होता है, नॉर्मली रिटन एंड रजिस्टर्ड ही होते हैं। कि आप जब बिजनेस डील करते हो, ए और बी पार्टनर्स है, तो आप आपस में कॉन्ट्रैक्ट करोगे उस चीज का, उसको प्रॉपर रजिस्टर करवाते हैं चीजों को, ठीक है। कंपनी बना रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आपस में, लीगल ऑब्लिगेशंस है साथ में, तो क्या करोगे, रिटन फॉर्म में करोगे ना, ऐसे ही थोड़ी ना। अब इतने ज्यादा क्लॉजेज होते हैं, उसको आप ऐसे ही कर दोगे, बोल के काम कर दोगे उसका, नहीं, बोल के काम नहीं करोगे, उसको साथ में लेकर चलोगे, ठीक है। उसको लिख के ही आप करोगे, चीजों को साइन होते हैं हर चीज के प्रॉपर। लीगल ऑब्लिगेशन डज नॉट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन। एग्रीमेंट में क्या होती है बात कि लीगल ऑब्लिगेशन ये क्रिएट नहीं करता, बट वहीं अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये हमारा लीगल ऑब्लिगेशन जो है वो क्रिएट करता है, बिकॉज हमने ये प्रॉपर अच्छे फॉर्म में बनाया गया और हमको पता है कि लॉ इसको इन्फोर्स करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, वन इन अदर, एवरी एग्रीमेंट नीड नॉट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। ये मैंने आपको पहले ही बोला, ये स्लाइड स्टार्ट होने से पहले, कि हर एग्रीमेंट जरूरी ही नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, वो वॉइड भी हो सकता है एग्रीमेंट। क्योंकि अगर आपने मान लो इलीगल आपका कोई ऑब्जेक्ट था, आपने माइनर के साथ एग्रीमेंट करके बैठ गए, तो उसको क्या करेंगे, उसको कॉन्ट्रैक्ट बना देंगे क्या? नहीं। तो सारे, ये मान लो ये सारे के सारे एग्रीमेंट्स है, तो इनमें से कुछ ही कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो, लेकिन ये क्या थे, ये एग्रीमेंट थे, तो इनमें से क्या बने, कुछ बने। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो सारी एग्रीमेंट से बना ना, वो तो एग्रीमेंट ही लाया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को समझना होता है प्रॉपर तरीके से, डेप्थ में एनालाइज करोगे तब चीजों को भूलोगे ही नहीं कभी भी, तो डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा चीजों को। नेक्स्ट आ जाइए, इसका स्कोप बहुत वाइड है। अब देखो यहाँ पे मैंने कितने 1 2 3 4 5 6 मैंने यहाँ पे एग्रीमेंट्स बना के रख दिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ शामिल हुए, 4 ही बने कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एक नैरो होता है कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि नैरो में यहाँ पे बहुत चीजें देखनी होती है, कि वही हमने फ्री कंसेंट की बात की कि फ्री कंसेंट देखना होता है, इन्फोर्सिबिलिटी देखनी होती है, हर चीज। वो एग्रीमेंट का कंसेप्ट बहुत वाइड आ जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का वही बात करेंगे तो बहुत ही नैरो कंसेप्ट आ जाता है, राइट। तो दीज आर द की डिफरेंसेस बिटवीन द एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। इन्फोर्सिबिलिटी और सेक्शन जो हमने इंक्लूड किया सेक्शन 10, वो मेन आ जाता है यहाँ पे। 2E और 2H में डेफिनेशंस है, 2E में एग्रीमेंट, 2H में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है, ठीक है। और क्या डिफरेंस है, बेसिकली इन्फोर्सिबिलिटी की बात हो गई है, लॉ की बात हो गई है, ठीक है। अब एक और चीज देखिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिफरेंट है, कुछ सिमिलैरिटीज भी है। और क्या सिमिलैरिटीज है, फर्स्ट, प्रपोजल दोनों में ही होगा, एक्सेप्टेंस दोनों में ही होगी, और कंसीडरेशन अमाउंट दोनों में ही होगा। कि ए पर्सन अगर बी को कह रहे हैं कि मुझे आपका की वॉच खरीदनी है, तो यहाँ पर प्रपोजल हुआ, एक्सेप्टेंस होगी, कंसीडरेशन का अमाउंट होगा 2 लाख रुपीज, ठीक है।
तो हमारे ये जो लोग हैं 2 लाख की जो वॉच है वो महंगी वॉचेस होती हैं और बड़े लोग खरीदते हैं वॉच। हमारे एग्जाम्पल वाले भी बड़े लोग हैं तो उन्होंने भी 2 लाख की वॉच खरीदी है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रपोजल हुआ, यहाँ पर एक्सेप्टेंस हुई और ये मिलाकर हम ये और यहाँ पर कंसिडरेशन का अमाउंट भी आया, दैट इज 2 लाख। तो ये हमारा एग्रीमेंट भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकता है। लेकिन ये एग्रीमेंट कब बनेगा? जब इसमें लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी आ जाएगी, तब ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब कुछ और भी पहलू के बारे में बात करते हैं कि एग्रीमेंट को कब लीगली ऑब्लिगेशंस किन किन फैक्टर्स पे मिल जाती है जब एग्रीमेंट होते हैं। तो देखिए, जब आप इंडियन स्टैम्प एक्ट में कहा है कि जब एग्रीमेंट को आपने प्रॉपर स्टैम्प करवाया होगा तो वो क्या हो जाएगा? लीगली इन्फोर्सिबल हो जाएगा। तो देखो, अब जब आप रेंट एग्रीमेंट हम बोलते हैं तो रेंट एग्रीमेंट क्या लीगली इन्फोर्सिबल नहीं होता? क्या लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती? क्या होती है कि जब अगर आपके लैंडलॉर्ड ने या फिर आपके टेनेंट ने कुछ भी ऐसे कर दिया जो क्लॉजेस में लिखा हुआ था और वो अगेंस्ट उसके कुछ काम कर दिया, तो आप कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। तो लीगली बाउंड होती हैं ये चीजें। तो यहाँ पर यही कहा गया कि अगर स्टैम्प्ड होगी प्रॉपर, अगर प्रॉपर रजिस्टर्ड होगी, और हमारे रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 में बात की गई है ऐसे एग्रीमेंट्स के बारे में जिनको रजिस्टर करवाना ही करवाना है। जैसे एग्रीमेंट टू सेल हो गया, ठीक है। तो इन चीजों को आपको क्या करना है? डीड होती है अपनी, इन सबको रजिस्टर्ड करवाना होता है। और जब ये एग्रीमेंट्स रजिस्टर्ड हो गए तो लीगल इन्फोर्सिबिलिटी यहाँ पर आ जाएगी, लीगल बाउंड ये हो जाएंगे, लीगल ऑब्लिगेशन यहाँ पर आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आपका किसी ने वो ब्रीच किया तो आप कोर्ट नहीं जा पाओगे, जा पाओगे। दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस हमने देख लिए। एग्रीमेंट के बारे में आपको सब पता लग गया। और जो हमने चार्ट, जो हमने बेसिकली टेबल के थ्रू हमने चीज़ों को समझा, वो भी आपको पता चल गया होगा। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। हमने बहुत अच्छे से इसको एनालाइज किया कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच में अंतर क्या है। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट सेम नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है ये। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वैसे भी डेफिनेशन पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में हमारी एक्सेप्टेंस आती है, कब कम्युनिकेशन एक्सेप्ट होता है, ये जो सारा पार्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये समझ लिया आपने भैया जी तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी जब आप ये समझ लोगे स्टूडेंट्स, ठीक है। कि जो बेसिक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, बेसिक आप समझ लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो बहुत ही चीज़ें ईजी हो जाएंगी क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, ठीक है। तो इसीलिए ये हमको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आपको जो हमने आज चीज़ें के बारे में बात की, बहुत एक बेसिक बात हमने बहुत बेसिक की है, लेकिन ज़्यादातर लोग इनको ये पता ही नहीं होता उनको कि क्या डिफरेंस है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, क्या डिफरेंस है। तो ये हमने आज बात की प्रॉपर, ठीक है। तो अब आपसे कोई भी पूछेगा, आप जुडिशरी एस्पायरेंट है या फिर आप जनरल नॉर्मल इंसान है, तब भी आपसे कोई पूछेगा कि एग्रीमेंट और डिफरेंट क्या है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, तो आपको पता होगा, राइट। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।